नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया 6 लाख करोड़ रुपए का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने का समय आ गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की कोर एसेट के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में केंद्र सरकार अपनी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों से पैसे जुटाने की योजना बना रही है। एनएमपी केंद्र सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनी एक योजना है। एनएमपी प्रोग्राम सरकार के असेट मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव के हिसाब से मध्यम अवधि का एक रोड मैप कहा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा विरोध का अधिकार लेकिन ट्रैफिक नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर किसान संगठन धरने पर बैठे हैं, जिनकी वजह से कई जगह रोड को बंद या डाइवर्ट भी करना पड़ा है। अब इस मामले पर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालने को कहा है। नोएडा के एक निवासी ने सड़क जाम होने से आने वाली दिक्कतों के बाद किसान आंदोलन के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हमने राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र देखा है, आप समाधान क्यों नहीं कर सकते। उनके पास विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 24 अगस्त से खुलेंगे 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल, अटेंडेंस नहीं होगी अनिवार्य। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों से बंद 6th, 7th, 8th क्लास के स्कूल मंगलवार से खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस चलाने का आदेश दिया है। सरकार द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया है कि एक शिफ्ट के दौरान क्लास में सिर्फ 50% स्टूडेंट को ही बैठने की इजाजत मिलेगी। बाकी बचे 50% स्टूडेंट्स को दूसरी शिफ्ट में पढ़ाया जाएगा। पेरेंट्स के परमिशन लेटर मिलने के बाद ही बच्चे स्कूल में एंट्री कर पाएंगे। इसके साथ ही असेंबली को क्लासरूम में कराया जाएगा और इंटरवल होने पर बच्चों को लंच भी क्लास के अंदर ही करना होगा। हालांकि जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, यानी आज से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर किया प्रमोट। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने सर्विस के 26 साल पूरे होने के बाद 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत किया है। यह पहली बार है कि कोर ऑफिस सिग्नल, कोर ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर ऑफिस इंजीनियर्स के साथ सर्विस में रहते हुए महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर मंजूरी दी गई है। पहले कर्नल के पद पर प्रमोशन केवल आर्मी मेडिकल कोर, जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर में महिला अधिकारियों के लिए लागू थी। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय सेना की ज्यादा शाखाओं में प्रमोशन के रास्तों का विस्तार महिला अधिकारियों के लिए करियर के बढ़ते अवसरों का संकेत है। भारतीय सेना की ज्यादातर ब्रांच से महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के निर्णय के साथ यह कदम एक जेंडर न्यूट्रल आर्मी के प्रति भारतीय सेना के दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। तमिलनाडु में खुले सिनेमा, जाने दिल्ली, गोवा समेत अन्य राज्यों में क्या है फिल्मी थिएटर पर ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने जीने का सलीका ही बदल दिया है। पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का डर ये कुछ ऐसा ही है जैसे अब पहले जैसा जीवन मुश्किल ही मिल पाए। हालांकि जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है और पहले जैसी ही गतिविधियों को मंजूरी भी मिल रही है।
अब तमिलनाडु सरकार ने सिनेमा हॉल को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले भी कई राज्यों ने सिनेमा हॉल शुरू किए जा चुके हैं और इस कारण भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री भी चालू हो गई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सिनेमाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इनमें कुछ राज्यों में बैठने की क्षमता 40% तक रखी गई है। सिनेमा मालिकों को उम्मीद है कि कई नई फिल्मों की उपलब्धता के बाद व्यापार में उछाल आएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान के समर्थन में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने पीओके में निकाली रैलियां। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे के बाद दुनिया भर के आतंकी संगठनों में खुशी का माहौल है। दो सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने गुलाम कश्मीर में तालिबान के समर्थन में कई रैलियां निकाली, क्योंकि उनके आतंकवादी अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबान के साथ लड़ने गए थे और घर लौटे हैं। वायरल हुई वीडियो में इन आतंकियों को एक दूसरे को गले लगाते और हवा में गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। ये रैलियां कथित तौर पर अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा क्षेत्र में आयोजित की गई, जो नियंत्रण रेखा से बहुत दूर नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान जताया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के बाकी हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा में एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार मजबूत वैश्विक रुझान और कमजोर डॉलर के बीच सोने की कीमत मामूली रूप से 7 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई, जिससे सोने का भाव बढ़कर 46,223 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अपने पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,216 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमतों में भी आज कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली। आज चांदी की कीमत बढ़कर 60,864 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, क्योंकि चांदी की कीमत में 377 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान के वर्चस्व से भयभीत हैं चीन, पाकिस्तान और रूस। जहां दोस्तों अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले मात्र से पूरे क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। अमेरिकी सैनिकों के हटने के फैसले के बाद तालिबान के समर्थन में चीन, रूस और पाकिस्तान खुलकर सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत ने अपना पत्ता नहीं खोला है। भारत लगातार कहता आया है कि वह अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ है। अगर अफगानिस्तान के भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह साफ है कि तालिबान के प्रभुत्व का सीधा असर चीन, रूस और पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है। तालिबानी प्रभाव से सर्वाधिक अस्थिरता इन्हीं 3 देशों में खड़ी होने वाली है। यही कारण है कि युक्त देश तालिबान से संबंध बनाने के लिए उतावले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे को हुआ 36,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे को कोविड महामारी के दौरान 36,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने यह दावा किया है। दानवे महाराष्ट्र के जालान रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक अंडरब्रिज के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में कोरोना का कहर शुरू होने के बाद ज्यादातर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया था। लॉकडाउन की वजह से रेलवे को कमाई कराने वाली मालगाड़ियों से भी सिर्फ जरूरी सामानों की ढुलाई हुई है। अब भी पूरी तरह से सभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। राव साहेब दानवे ने मालगाड़ियों को रेलवे के लिए वास्तविक रूप से राजस्व उपलब्ध कराने वाला करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के साथ एक बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स पोर्टल में खामियों को लेकर केंद्र सरकार ने इन्फोसिस को लगाई फटकार। ठीक करने के लिए तय की समय सीमा।
जी हाँ दोस्तों, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नए पोर्टल में खामियों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस कंपनी द्वारा स्थापित नए इनकम टैक्स पोर्टल में लगातार खामियों को लेकर कंपनी के सीईओ ललित पारेख को फटकार लगाई और सभी खामियां दूर करने के लिए समय सीमा दी है। आपको बता दें दोस्तों, वित्त मंत्री ने कंपनी के सीईओ को तलब किया और आ रही प्रॉब्लम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। सलील पारेख ने वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को 1 घंटे से संबंधित समय तक स्पष्टीकरण दिया और खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।